विराजमान सभी विशिष्ट अतिथियों का, वरिष्ठ अधिकारियों और हिंदी सेवियों का आप सबके करतल ध्वनि के साथ बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन वंदन है। दिव्य सज्जनों, आइए दीप प्रज्वलन के साथ इस विशेष सत्र का शुभारंभ करें। मैं निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से, साथ ही माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर माणिक साहा जी और मंचासीन विभूतियों से कि वे दीप प्रज्वलन के लिए पधारें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश्च पराणश्च मुखादग्निराजायत ईदग्गो दीप प्रज्वलन के लिए हृदय से आभार। मंचासीन विभूतियों का आभार। संस्कृत महाविद्यालय त्रिपुरा के विद्यार्थियों का मंत्रोच्चारण के लिए। देवी सज्जनों, जिनके शुभागमन से हम सब का मान बढ़ा है, अब समय है उनके सम्मान का, उनके प्रति अपनी भावनाओं के अभिव्यक्ति का। और इसीलिए मैं सबसे पहले श्रीमती अंशुली आर्या जी, सचिव राजभाषा विभाग, उनसे मैं निवेदन करूंगा वे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का इस अवसर पर स्वागत करें, उनका अभिनंदन और वंदन करें आप सबकी करतल ध्वनि के साथ। अष्टलक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करते हुए ये अंगवस्त्र यहां माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय को, ये पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है और एक पेंटिंग उनाकोटी, मां त्रिपुरा सुंदरी, छबी मूरा, ऐसे तमाम ऐतिहासिक स्थलों को इसमें अंकित किया गया है इस काष्ठ चित्रकला में। इन सबके साथ माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय का अभिनंदन वंदन। निधि पांडे जी, संयुक्त सचिव राजभाषा, उन्हें आमंत्रित करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री त्रिपुरा प्रोफेसर डॉक्टर माणिक साहा जी, यहां उनकी गरिमामयी उपस्थिति है, उनका स्वागत अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करूंगा। एक पुस्तक जो संस्कृति के 4 अध्याय है, रामधारी सिंह दिनकर की एक ऐसी महान कृति है जिसको लेकर हम सभी को प्रेरणा मिलती है। वो पुस्तक और साथ में अंगवस्त्र और उसके साथ यहां एक त्रिपुरा की बहुत समृद्ध विरासत के सुंदर कुछ रंग हैं जो इस चित्रकला में शामिल हैं। कर्नल राम नरेश जी, निदेशक राजभाषा विभाग, उन्हें मैं आमंत्रित करूंगा। वे श्री बंडी संजय कुमार जी, माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री महोदय का इस अवसर पर उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे और उन्हें भी अंगवस्त्र भेंट करके, पुस्तक भेंट करके और साथ में ये चित्रकला का सुंदर स्वरूप है उसे भेंट करके आपकी करतल ध्वनि, आपकी तालियों के साथ सम्मान ऐसी विभूतियों का जिनका शुभागमन हम सबके बीच हुआ है। बहुत बहुत स्वागत माननीय श्री बंडी संजय कुमार जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री महोदय का इस अवसर पर उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए। आमंत्रित करूंगा श्री राजेश श्रीवास्तव जी, संयुक्त निदेशक राजभाषा विभाग, श्री राजीव भट्टाचार्य जी, त्रिपुरा से राज्यसभा के सांसद, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति है मंच पर इस कार्यक्रम में,
उनका स्वागत करने के लिए निवेदन करूंगा राजेश श्रीवास्तव जी से। उन्हें भी अंगवस्त्र, पुस्तक और चित्रकला भेंट करके आपकी करतल, सम्मान से भरी, ऊर्जा से भरी करतल ध्वनि के साथ स्वागत अभिनंदन। माननीय राजीव भट्टाचार्य जी, हमारे राज्यसभा के सांसद त्रिपुरा से बहुत बहुत स्वागत है महोदय आपका। श्री केपी शर्मा जी, पूर्व संयुक्त निदेशक राजभाषा, उन्हें आमंत्रित करूंगा। विप्लव कुमार देव जी, जो कि त्रिपुरा पश्चिम से लोकसभा के सांसद हैं, उनकी गरिमामयी उपस्थिति है। उनका स्वागत करने के लिए केपी शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा। वे आदरणीय विप्लव कुमार देव जी को भी इस अवसर पर उनकी उपस्थिति के लिए अंगवस्त्र भेंट करके, साथ ही एक पुस्तक जो हमारे संस्कृति के 4 अध्याय में भारत की सभ्यता और संस्कृति का सुंदर सम्मिश्रण और समावेश किया है रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस कृति में, वो कृति और एक पेंटिंग, उन्हें भेंट करके उनका स्वागत करें श्री विप्लव कुमार देव जी का इस समय उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए। राजभाषा विभाग में अनुसंधान अधिकारी श्री संतोष कुमार जी को आमंत्रित करता हूं। श्रीमती महारानी कृति सिंह देव वर्मन जी, त्रिपुरा पूर्व से लोकसभा की सांसद, आज उनके इस कार्यक्रम में गरिमामयी उपस्थिति है। उनका स्वागत करने के लिए संतोष कुमार जी से निवेदन है, अंगवस्त्र भेंट करके, पुस्तक भेंट करके और साथ ही पेंटिंग भेंट करके उनका भी इस अवसर पर स्वागत अभिनंदन करें संतोष कुमार जी। राजीव नायक जी, उप निदेशक राजभाषा विभाग, उन्हें आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर मिलन रानी जमातिया जी, अध्यक्ष हिंदी विभाग त्रिपुरा विश्वविद्यालय, ऐसी हिंदी सेवी और हिंदी शिक्षिका के रूप में जिन्होंने राजभाषा और हिंदी भाषा के साहित्य को युवाओं को प्रेरित किया है, उसके साथ उनका स्वागत करने के लिए राजीव नायक उप निदेशक, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है प्रोफेसर मिलन रानी जमातिया जी का, अध्यक्ष हिंदी विभाग त्रिपुरा विश्वविद्यालय का। देवियों सज्जनों, श्री नरेश महीचा जी को आमंत्रित करता हूं, सहायक निदेशक राजभाषा, कि वे मंच पर आए। डॉक्टर बीपी फिलिप, अध्यक्ष नागरी लिपि परिषद नागालैंड, जो इस कार्यक्रम में हम सबके बीच यहां विशेष रूप से पधारे हैं, राजभाषा विभाग की तरफ से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें आपकी करतल ध्वनि के साथ। देवियों सज्जनों, अंगवस्त्र भेंट करके, पुस्तक भेंट करके और साथ ही एक चित्र भेंट करके, जो काष्ठ चित्रकला का बड़ा सुंदर स्वरूप है और त्रिपुरा की समृद्ध विरासत का प्रतिबिंब है जिसमें, उसे भेंट करके स्वागत करें। और अब मैं भावना सक्सेना जी, सहायक निदेशक राजभाषा विभाग, आमंत्रित करता हूं। श्रीमती अंशुली आर्या जी, सचिव राजभाषा, उन्हें इस अवसर पर मंच पर उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए उनका भी इस अवसर पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। और देवियों सज्जनों, यह अवसर हम सबके लिए बहुत विशेष है, क्योंकि राजभाषा विभाग जिस रूप में आप सबके साथ और आप सबको साथ लेकर यह आयोजन करता है, बहुत विशिष्ट होता है। जब हम सब एक दूसरे से मिलकर राजभाषा और सभी भारतीय भाषाओं की समृद्धि के लिए, विकास की यात्रा के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सभी का स्वागत अभिनंदन। विधिवत स्वागत संबोधन के लिए और साथ ही कार्यक्रम का परिचय प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा राजभाषा विभाग की सचिव श्रीमती अंशुली आर्या जी को। परम आदरणीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा जी, माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री बंडी संजय कुमार जी, त्रिपुरा से राज्यसभा के माननीय सांसद श्री राजेश भट्टाचार्य जी, त्रिपुरा पश्चिम से लोकसभा के माननीय सांसद श्री विप्लव कुमार देव जी, त्रिपुरा से ईस्ट से लोकसभा की माननीय सांसद श्रीमती महारानी कृति देव वर्मन जी, सभागार में उपस्थित संसदीय राजभाषा समिति के माननीय सदस्य श्री अजीत माधवराव गोपछड़े जी, त्रिपुरा सरकार के उपस्थित सभी माननीय मंत्री गण और माननीय विधायकगण, त्रिपुरा विश्वविद्यालय की हिंदी शिक्षाविद प्रोफेसर मिलन रानी जमातिया जी, नागालैंड की नागरी लिपि परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर बीपी फिलिप जी, विभिन्न मंत्रालयों से, विभागों से, बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों से आए सभी अधिकारीगण, उपस्थित मीडिया, देवियों और सज्जनों, पूर्व, पूर्वोत्तर और उत्तर क्षेत्रों के संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन के शुभ अवसर पर गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की ओर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में हर दृष्टि से समृद्ध
राज्य त्रिपुरा में आज इस सम्मेलन का आयोजन किए जाने का विशेष महत्व है और आप सबकी इतनी बड़ी संख्या में गरिमामयी उपस्थिति इस सम्मेलन को आलोकित कर रही है। सर्वप्रथम मैं माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं और उनका स्वागत करती हूं कि उन्होंने आज अध्यक्षता के लिए हमें समय दिया। हम सब जानते हैं कि उनका कार्यक्रम कितना व्यस्त रहता है, उसके बावजूद आपने यहाँ समय दिया। महोदय, आपके दूरदर्शी और कुशल नेतृत्व से एक ओर जहां देश की आंतरिक सुरक्षा को नया सुदृढ़ स्वरूप प्राप्त हुआ है, वहीं दूसरी ओर हिंदी सहित समस्त भारतीय भाषाओं के विकास को स्पष्ट दिशा और नई गति मिली है। आपके प्रेरक मार्गदर्शन में राजभाषा विभाग निरंतर नवाचारी आयाम स्थापित कर रहा है। महोदय, आपका हार्दिक स्वागत है। त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आपके नेतृत्व में राज्य में सुशासन, समग्र विकास और सामाजिक संतुलन को सशक्त दिशा प्राप्त हुई है। माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री बंडी संजय कुमार जी की गरिमामयी उपस्थिति से हम लोग बहुत हर्षित हैं। हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के प्रति, साथ ही भारतीय संस्कृति के प्रति आपका विशेष अनुराग हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपका बहुत स्वागत है महोदय। माननीय सांसदगण श्री राजीव भट्टाचार्य जी, श्री विप्लव कुमार देव जी और श्रीमती महारानी कृति सिंह देव वर्मन जी की महत्वपूर्ण उपस्थिति स्थानीय सहभागिता का सशक्त संदेश देती है। आज की सभा में त्रिपुरा सरकार के बहुत अनेक माननीय मंत्रीगण और विधायकगण भी उपस्थित हैं। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। इस आयोजन के लिए त्रिपुरा सरकार से प्राप्त हमें अमूल्य सहयोग ने हमारे उत्साह को दुगना किया है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति से यह अवसर और अधिक अर्थपूर्ण और प्रेरणादायी हो गया है। मैं त्रिपुरा विश्वविद्यालय की हिंदी शिक्षाविद प्रोफेसर मिलन रानी जमातिया जी का स्वागत करती हूं, जिनका त्रिपुरा में हिंदी शिक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में अहम योगदान है। साथ ही मंच पर उपस्थित हैं नागरी लिपि परिषद नागालैंड के अध्यक्ष डॉक्टर बीपी फिलिप जी, जिन्होंने हिंदी और भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि के प्रयोग एवं प्रोत्साहन हेतु उल्लेखनीय काम किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्वोत्तर को भारत की अष्टलक्ष्मी के रूप में संबोधित करते हुए इसे देश की विकास यात्रा का सशक्त आधार बनाया है। यह क्षेत्र अपने सांस्कृतिक विविधता, पारंपरिक शिल्प, कृषि क्षमता और आत्मनिर्भरता की भावना से राष्ट्र की समग्र प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अष्टलक्ष्मी के इस संपन्न प्रदेश त्रिपुरा में इस संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन निसंदेह इसकी गरिमा को और बढ़ाता है। साथ ही माननीय गृह मंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति और त्रिपुरा सरकार का सक्रिय सहयोग इस आयोजन को विशेष ऊर्जा और प्रतिष्ठा प्रदान कर रहा है। हम जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश अपनी विरासत पर गर्व करते हुए आत्मनिर्भरता के भावना के साथ प्रत्येक क्षेत्र में तीव्र गति से अग्रसर है। समावेशी विकास के साथ वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्धारित किया है। इसमें भाषाई विकास और अपनी भाषाओं पर गर्व की भी महत्वपूर्ण भूमिका है और ये भावना आज स्पष्ट दिखाई देती है जब माननीय प्रधानमंत्री जी देश विदेश दोनों मंचों पर हिंदी में अपने उद्बोधन देकर भारतीय भाषाई अस्मिता को सशक्त करते हैं। माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में इसी प्रकार गृह मंत्रालय में 100% कार्य हिंदी में किया जा रहा है और अन्य मंत्रालयों में और विभागों में भी हिंदी के प्रयोग का प्रतिशत उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। यह परिवर्तन केवल प्रशासनिक ही नहीं बल्कि आत्मगौरव और राष्ट्रीय एकात्मता की दिशा में एक सशक्त कदम है। माननीय गृह मंत्री जी ने यह स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किया है कि राजभाषा नीति
को केवल अनुपालन तक सीमित ना रखा जाए, उसे सृजन, संवाद और सहभागिता से जोड़ा जाए। इसी सोच के परिणाम स्वरूप राजभाषा विभाग आज नवाचारों और तकनीकी पहलों के माध्यम से भाषाओं को अपनी पुरातन ज्ञान परंपरा से जोड़ने का कार्य भी कर रहा है। आज माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से महत्वपूर्ण पुस्तकों का विमोचन किया जाएगा, जिसमें राजभाषा भारती का पूर्वोत्तर विशेषांक, भारतीय भाषाओं और राजभाषा हिंदी कालजयी कृतियां और अमृतवाणी संस्कृत के कालजयी प्रेरक श्लोक जैसे श्रेष्ठ पुस्तकें शामिल हैं। माननीय गृह मंत्री जी के दूरदर्शी विजन के अनुरूप भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना हो चुकी है। इसके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी राज्यों के साथ उनकी आधिकारिक भाषाओं में सीधा और प्रभावी संवाद स्थापित कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि भारतीय बहुभाषी अनुवाद सारथी की भी स्थापना हो चुकी है, जिसके माध्यम से विभिन्न भाषाओं में परस्पर अनुवाद संभव है। इसी प्रकार हिंदी शब्द सिंधु माननीय गृह मंत्री जी की ही संकल्पना से विकसित हुआ है। इसमें आज 7 लाख से अधिक शब्द हो चुके हैं और इसमें भारतीय भाषाओं के भी लगभग 50,000 शब्द हैं। एआई कृत्रिम मेधा का कितना आज के समय में महत्व है, इससे भी हम सब परिचित हैं। अभी हाल में ही दिल्ली में एक बहुत सफल एआई समिट का आयोजन किया गया। राजभाषा विभाग भी भाषाई परिदृश्य में कृत्रिम मेधा के प्रयोग के प्रति जागरूक है और इसी कड़ी में भारतीय संग्रह नाम के टूल का आज लोकार्पण किया जाएगा। यह टूल उच्च गुणवत्ता वाले डेटा का निर्माण, संग्रहण तथा प्रबंधन का कार्य करेगा। इसी प्रकार इन नवोन्मेषी कार्यों के साथ साथ विभाग नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को भी अधिक सक्रिय और सार्थक बनाने के लिए प्रयासरत है। राजभाषा नीति प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना पर आधारित है और उसी के अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों को गर्व से हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मैं आज के शुभ अवसर पर सभी पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई देती हूं। मुझे आशा है कि आप भविष्य में भी अपने अपने कार्य क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग को निरंतर बढ़ावा देंगे। साथ ही अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को भी हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। आज के इस सम्मेलन में आप सबका उत्साह देखकर बहुत खुशी हो रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजभाषा हिंदी एवं राष्ट्र निर्माण से जुड़े दायित्वों के निर्वहन में आप सभी आगे भी इसी प्रकार सक्रिय सहयोग देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूं और इस सम्मेलन की पूर्ण सफलता की कामना करती हूं। जय हिंद। बहुत बहुत आभार सचिव महोदय का। जैसा उन्होंने उल्लेख किया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकाशनों का विमोचन आज मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से होना है। लेकिन उसके पहले मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर डॉक्टर माणिक साहा जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, क्योंकि त्रिपुरा प्रदेश को भी आज ये अनुभूति है और ये सौभाग्य प्राप्त है कि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय का यहाँ शुभागमन हुआ है। तो मुख्यमंत्री महोदय माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय का यहाँ पर स्वागत करेंगे और एक विशेष प्रतिछाया, एक पोर्ट्रेट है जिसे भेंट करके मुख्यमंत्री महोदय स्वागत करेंगे। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय का मैं निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री महोदय से। दिव्य सज्जनों, ये सुंदर चित्रकला का रूप है जिसमें जो छवि है वो हम सबके लिए प्रेरणा का पुंज है, हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। ऐसे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की ये छवि है। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत मुख्यमंत्री महोदय द्वारा। और अब समय है पुस्तकों के विमोचन का जो राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित है और इसके लिए मैं विनती करूंगा माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय से कि वे इस कृपा के लिए हम सबको अनुग्रहित करेंगे। राजभाषा विभाग की राजभाषा पत्रिका के नए अंक का सबसे पहले विमोचन करने के लिए मैं केंद्रीय गृह मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा। ये अंक देवियों सज्जनों पूर्वोत्तर विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ है और इस अंक में देश की अष्टलक्ष्मी यानी पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक विविधता, लोक कला और उत्सव, परंपराएं, स्वतंत्रता आंदोलन में इस पूरे क्षेत्र का योगदान
इन सबको बहुत ही सुंदर इसका समावेश किया गया है और संकलन के लायक ये पत्रिका है राजभाषा विभाग की। हमारा पूर्वोत्तर का ये विशेषांक है जो अपने आप में बहुत विशेष है। पूर्वोत्तर की पूरी परंपरा, विरासत, कला, संस्कृति, जनजीवन को इसमें बहुत सुंदर लेखों के माध्यम से समाहित किया गया है। तो एक बार आप सबके करतल ध्वनि के साथ आपकी शुभकामनाएं जरूर मिलनी चाहिए और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय द्वारा इसका विमोचन यहाँ पर किया गया है। और अब राजभाषा द्वारा प्रकाशित भारतीय भाषाएं और राजभाषा हिंदी कालजयी कृतियां, ये भी एक बहुत विशेष प्रकाशन राजभाषा विभाग की तरफ से है। उसका विमोचन करने के लिए निवेदन माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय से। 22 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित जो कालजयी कृतियां रही हैं उनका हिंदी अनुवाद इसमें संकलित किया गया है, जिसमें समय की कसौटी पर अमर सिद्ध हुई रचनाओं की साहित्यिक महत्ता, उनके वैचारिक वैभव और स्थायी प्रभाव को समग्रता से प्रस्तुत किया गया है। तो इसके लिए भी स्वाभाविक सी बात है, एक बहुत संकलन के योग्य एक पुस्तक है जिसका प्रकाशन राजभाषा विभाग ने किया है। आप सबके करतल ध्वनि के साथ इसके लिए भी आपकी शुभकामनाएं। हमारी तीसरी पुस्तक है अमृतवाणी, संस्कृत के कालजयी प्रेरक श्लोक। ये पुस्तक भारतीय ज्ञान परंपरा विशेषतः संस्कृत वाङ्मय के अमूल्य सूत्रों को बहुत ही सरल, सुबोध और समकालीन संदर्भों के साथ प्रस्तुत करती है। इसमें वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता और अन्य कालजयी ग्रंथों के चयनित श्लोकों को संयोजित किया गया है। देवियों सज्जनों, ये अमृतवाणी और इसके बाद अगली पुस्तक है जिसका विमोचन माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय करेंगे। ये है प्रमेह योग संग्रह। इसके लेखक हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के अपर चिकित्सा अधीक्षक पद पर कार्यरत डॉक्टर राजाराम महतो। आम लोगों तक सहज पहुंच के लिए इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद राजभाषा विभाग के अधीन कार्यरत केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की सहायक निदेशक सुश्री ऋचा अधिकारी ने किया है और ये बहुत उपयोगी पुस्तक है सबके लिए। प्रमेह योग संग्रह। देवियों सज्जनों, और अगली पुस्तक इसका विमोचन करने के लिए मुख्य अतिथि महोदय से मैं निवेदन करूंगा। अगली पुस्तक है रक्षा नवाचार शोध से सशक्तिकरण, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा ये पुस्तक जो है तैयार की गई है और इस पुस्तक का विमोचन माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय के करकमलों से यहाँ मंचासीन विभूतियों की गर्मामयी उपस्थिति में इसका भी विमोचन हो रहा है। हिंदी भाषा में, हमारी राजभाषा में ऐसे महत्वपूर्ण विषयों को लेकर जब पुस्तकें लिखी जाती हैं, उनका प्रकाशन होता है, लोगों तक वो पहुंचती हैं, तो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण, सबके लिए सुलभ होती हैं। अब माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा, वे राजभाषा विभाग द्वारा तैयार बहुभाषी अनुवाद सॉफ्टवेयर भारतीय संग्रह का शुभारंभ करने की कृपा करें। रिमोट का बटन दबाएं। बहुत बहुत आभार। और एक बार पुनः माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय से अनुरोध है, वे 5 हमारे साथी जो दृष्टिबाधित साथी हैं स्मार्ट विजन ग्लास भेंट करके हमें अनुग्रहित करेंगे। ये माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय की ही सस्नेह और उनकी संवेदनाओं का सुंदर रूप है। गांधीनगर में आपके ही करकमलों से इसकी शुरुआत हुई थी और इस क्रम में देवियों सज्जनों, सुकांत सरकार, इन सबके लिए आपकी तालियों की आवाज मंच तक जरूर आनी चाहिए। सुकांत सरकार कक्षा 12वीं के विद्यार्थी हैं। विद्यालय का नाम बालक IEPVD बालक विद्यालय अगरतला से हैं। इसके बाद जन्नतुल नईमा 10वीं कक्षा की विद्यार्थी हैं और विद्यालय का नाम भी इनके वही है, IEPVD बालिका विद्यालय अगरतला। इन्हें भी आपकी शुभकामनाएं, आपका स्नेह, आपकी करतल ध्वनि के रूप में जिस तरह माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय के कर कमलों से मिल रहा है, मिलना चाहिए। श्री अर्पित जैन वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल सेंट्रल, उनको आमंत्रित करता हूं और केंद्रीय गृह मंत्री महोदय के करकमलों से आपके करतल ध्वनि के साथ अर्पित जैन जी को भी ये स्मार्ट विजन ग्लास भेंट किया जा रहा है। सुश्री सुधा मिश्रा जी, प्रबंधक राजभाषा क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर, ये कितना सौभाग्य भरा क्षण है इन सबके लिए जब मां स्वयं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय के करकमलों क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली दक्षिण, उन्हें अब यहां पर यह सम्मान प्रदान किया जा रहा है। देवियों सज्जनों, तो इन सबको बधाई बहुत बहुत। और ये माननीय केंद्रीय गृह मंत्री
पूर्वोत्तर और उत्तरी क्षेत्रों के लिए वर्ष 2024-25 के क्षेत्रीय राजभाषा के प्रथम पुरस्कार प्रदान करेंगे। और इसमें सबसे पहले प्रथम पुरस्कार विजेता है जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमंडल केंद्रीय जल आयोग मैथन, और पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं श्री अविनाश कुमार, सहायक निदेशक 2। कट्टल ध्वनि आप सबकी तरफ से आनी चाहिए। इस वर्ग में 50 से अधिक कार्मिकों वाली श्रेणी में प्रथम पुरस्कार विजेता है कर्मचारी राज्य बीमा निगम क्षेत्रीय कार्यालय पटना। जोड़े कार्यपालक निदेशक और गुवाहाटी से गजेंद्र सुनहर महाप्रबंधक बारी बारी से ये सम्मान यहां आपकी करतल ध्वनि के साथ प्राप्त करेंगे। देवियों सज्जनों, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, इन सभी की तरफ से ये सम्मान बारी बारी से माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय के कर कमलों से प्रदान किया जा रहा है। और अब इसके बाद कौ क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंक की श्रेणी में राजभाषा कुमार एन कांबले कार्यपालक निदेशक और राजकुमार अंचल प्रमुख, इन्हें बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। गौ क्षेत्र में केंद्र सरकार के कार्यालय 1 से 10 तक कार्मिकों वाली श्रेणी में प्रथम पुरस्कार महानिरीक्षक कार्यालय केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कोलकाता, पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं श्री दीपक सवालकिया, उप कमांडेंट हिंदी अधिकारी, और सोनू कुमार पुरस्कार विजेता है इंडियन बैंक अंचल कार्यालय कोलकाता और वाराणसी। और ये पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बारी बारी से यहां उपस्थित होंगे मंच पर श्री अभिलाषित कौशल जी, उप महाप्रबंधक कोलकाता, और श्रीमती मिनी टीएम कार्यपालक निदेशक जो कि वाराणसी का प्रतिनिधित्व करते श्री विजेंद्र कुमार प्राचार्य, गुवाहाटी से श्री चंद्रशेखर आजाद उपायुक्त, आगरा से इंदिरा मुदगल उपायुक्त, और साथ में चंडीगढ़ से श्रीमती नीलम संयुक्त आयुक्त। ये बारी बारी से माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय के कर कमलों से मंचासीन विभूतियों के गरिमामयी उपस्थिति में ये सम्मान, ये पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। ये इनके लिए भी और हम सब के लिए बहुत सम्मान की बात है देवियों सज्जनों। इसलिए आप सबकी तरफ से करतल ध्वनि की गूंज मंच तक और दूर दूर तक जानी चाहिए, क्योंकि कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी हो रहा है इस समय। ये राजभाषा और हिंदी अपने अपने दैनंदिन कार्य क्षेत्र में जिस रूप में भाषा को अपनाते हुए इन्होंने अपने प्रयास किए हैं, उसके लिए आज ये सम्मान उन्हें मिल रहा है माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय के कर कमलों से, सभी गणमान्य विभूतियों की उपस्थिति में। पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी के लिए वर्ष 2024-25 के क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार से संबंधित केंद्रीय कार्यालयों की श्रेणी में पुरस्कार के अंतर्गत गौ क्षेत्र में 50 से अधिक कार्मिकों वाली श्रेणी में प्रथम पुरस्कार विजेता कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक ग्रुप केंद्र, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल इम्फाल, झाड़ौना कला नई दिल्ली और श्रीनगर। और इसमें रामियोफांग ओइदांग जी पुलिस उप महानिरीक्षक इम्फाल, झाड़ौना कला नई दिल्ली से विनय कुमार सिंह जी उप महानिरीक्षक, और श्रीनगर से वहां के प्रभारी श्री WR जोशुआ जी कमांडेंट, ये सभी ने सम्मान प्राप्त किया। और अब पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी के लिए वर्ष 2024-25 के क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार से संबंधित सम्मान केंद्र सरकार के कार्यालय 1 से 10 तक कार्मिकों की श्रेणी में जो सम्मान यहां प्रदान किया जाएगा, उस क्रम में प्रथम पुरस्कार विजेता समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण उप क्षेत्रीय प्रभाग गुवाहाटी, पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं श्री धीरित एक्का उप निदेशक,
और मिंटू बरफुकन जी सहायक आपकी करतल ध्वनि के साथ देवियों सज्जनों। पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी के लिए वर्ष 24-25 के क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार से संबंधित केंद्रीय कार्यालयों की श्रेणी में पुरस्कार के अंतर्गत गौ क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंक की श्रेणी में राजभाषा पुरस्कार के प्रथम पुरस्कार विजेता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आंचलिक कार्यालय गुवाहाटी। पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं श्री महेंद्र दोहरी जी कार्यकारी निदेशक और अनिल कुमार अंचल प्रमुख। और अब उत्तर एक क्षेत्र दिल्ली के लिए वर्ष 24-25 के क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार से संबंधित कौ क्षेत्र में केंद्र सरकार के कार्यालय 1 से 10 तक के कार्मिकों वाली श्रेणी में प्रथम पुरस्कार विजेता है रक्षा संपदा कार्यालय जयपुर। देवियों सज्जनों, श्री महेश चंद्र सैनी भारतीय रक्षा संपदा सेवा संयुक्त निदेशक और श्री नरेश कुमार सबधानी हिंदी टंकक ये सम्मान प्राप्त किया। उन्होंने 11 से 50 तक कार्मिकों वाली श्रेणी में प्रथम पुरस्कार विजेता है केंद्रीय रेशम बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली। पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं श्री दाशरथी बेहरा उप सचिव तकनीकी और श्री चंदन कुमार साव वरिष्ठ अनुवादक हिंदी। करतल ध्वनि आपकी तालियों की आवाज अवश्य आनी चाहिए। सबके लिए शुभकामनाएं और सबके प्रोत्साहन के लिए। केंद्रीय उपक्रमों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार विजेता गेल इंडिया लिमिटेड जयपुर। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर हैं श्री संजय चौहान मुख्य महाप्रबंधक और श्रीमती सुषमा सुरीन महाप्रबंधक मानव संसाधन और प्रशिक्षण। आपकी करतल ध्वनि के साथ ये प्रथम पुरस्कार गेल इंडिया लिमिटेड को। राष्ट्रीयकृत बैंक की श्रेणी में राजभाषा पुरस्कार के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार विजेता है बैंक ऑफ बड़ौदा क्षेत्रीय कार्यालय झुंझुनू श्री दिनेश आर्य सहायक महाप्रबंधक और क्षेत्रीय प्रमुख और श्रीमती अनीता जो कि ये सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। खौ क्षेत्र में केंद्र सरकार के कार्यालय 1 से 10 तक कार्मिकों वाली श्रेणी में प्रथम पुरस्कार विजेता विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय अमृतसर। पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं जयप्रकाश मीणा विपणन अधिकारी ग्रुप 1। 50 से अधिक कार्मिकों वाली श्रेणी में प्रथम पुरस्कार विजेता है प्रधान मुख्य आयकर कार्यालय का आयुक्त का कार्यालय उत्तर पश्चिम क्षेत्र चंडीगढ़। पुरस्कार प्राप्त करेंगे अशोक कुमार सरोहा प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त और सुश्री नीना मल्होत्रा उप निदेशक राजभाषा। ये प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय को यह सम्मान मिल रहा है। केंद्रीय उपक्रमों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार विजेता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड चंडीगढ़। ये पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं अनुराग आनंद महाप्रबंधक मानव संसाधन और डॉक्टर जगजीत कुमार वरिष्ठ हिंदी अधिकारी। आपकी करतल ध्वनि आपकी तालियों के साथ। राष्ट्रीयकृत बैंक की श्रेणी में राजभाषा पुरस्कार का प्रथम पुरस्कार विजेता है पंजाब नेशनल बैंक अंचल कार्यालय चंडीगढ़ और मंडल कार्यालय जम्मू। और पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बारी बारी से यहां मंच पर बीपी महापात्रा जी कार्यकारी निदेशक जो कि और दूसरे जम्मू के प्रभारी श्री सुश्री पूजा देवी जी ये इस मंच पर आकर ये सम्मान मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से सभी मंचासीन विभूतियों की गरिमामयी उपस्थिति में प्राप्त कर रहे हैं। आपकी तालियों के साथ अवश्य ये सम्मान मिलना चाहिए। देवी सज्जनों, 50 से अधिक कार्मिकों वाली श्रेणी में प्रथम पुरस्कार विजेता है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जम्मू। और पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर हैं श्री डी भारती निदेशक। आपकी करतल ध्वनि के साथ ये सम्मान ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। केंद्रीय उपक्रमों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार विजेता सलाल पावर स्टेशन एनएचपीसी ज्योतिपुरम जम्मू कश्मीर। और पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर हैं श्री उत्तम लाल निदेशक कार्मिक और श्री अनीश गौराहा समूह महाप्रबंधक। बहुत बहुत बधाई इन्हें। उत्तर 2 क्षेत्र गाजियाबाद के लिए 24-25 के क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार से संबंधित केंद्रीय कार्यालयों की श्रेणी में कौ क्षेत्र में केंद्र सरकार के कार्यालय 1 से 10 तक कार्मिकों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार विजेता इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड नोएडा श्री अतुल गुप्ता उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी और श्री जय कुमार विश्वकर्मा मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये सम्मान प्राप्त करते हुए। 50 से अधिक कार्मिकों वाली श्रेणी में प्रथम पुरस्कार विजेता CSIR भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ श्री कृष्णराज सिंह प्रशासनिक अधिकारी और श्री शुभांग मिश्रा कनिष्ठ हिंदी अनुवादक ये सम्मान प्राप्त कर रही हैं। और प्रथम पुरस्कार विजेता भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल कार्यालय कानपुर। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर श्रीमती मोनिका विकास जगधारी वरिष्ठ मंडल प्रबंधक और श्री अजय कुमार श्रीवास्तव प्रबंधक विधि। एक बार इन सब के लिए करतल ध्वनि और आभार माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय का उनके इस स्नेह के लिए, उनके इस कृपा के लिए और उस प्रेरणा के लिए जो सदैव राजभाषा और सभी भारतीय भाषाओं को लेकर वे सदैव हम सबको देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। देवियों सज्जनों, और एक बार बधाई सभी के लिए, अभिनंदन सभी का। मंच पर हम सबके बीच प्रोफेसर मिलन रानी जमातिया जी जो कि अध्यक्ष हिंदी विभाग त्रिपुरा विश्वविद्यालय अगरतला से संबद्ध हैं। समकालीन साहित्य हो, अनुवाद हो, आदिवासी विमर्श हो, इन सब में आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है।
6 से अधिक पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर मिलन रानी जमातिया जी को कि वो आएं और अपने संक्षिप्त उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करें। प्रोफेसर मिलन रानी जमातिया जी। आदरणीय मंच और मंच पर उपस्थित परम आदरणीय माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी, आदरणीय माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री त्रिपुरा सरकार, माननीय राज्यसभा सांसद त्रिपुरा श्री राजीव भट्टाचार्य जी, श्री विप्लव कुमार देव जी, माननीय लोकसभा सांसद पश्चिम त्रिपुरा, श्रीमती महारानी कृति सिंह देब्बरमन जी, माननीय लोकसभा सांसद पूर्व त्रिपुरा, डॉक्टर बीपी फिलिप, अध्यक्ष नागरी लिपि परिषद नागालैंड, आदरणीय माननीय श्रीमती अंशुली आर्या जी, सचिव राजभाषा विभाग नई दिल्ली एवं पूर्वोत्तर एवं उत्तरी देश के तीनों क्षेत्रों से आए राजभाषा आयोग के कर्मठ अधिकारीगण, कर्मचारीगण, साथ ही त्रिपुरा राज्य के माननीय मंत्रीगण, हिंदी प्रेमी, सेवी, समाज सेवी, छात्र छात्राएं, आप सभी को मेरा खुलुमखा नमस्कार। और आप सबके अनुमति से मैं यह बात कहना चाहती हूं कि पूर्वोत्तर भारत जिसे अब हम अष्टलक्ष्मियां कहते हैं, उनकी संतानें और उनकी नई पीढ़ियां देश के विकास के साथ जुड़ने के लिए अब उठ खड़े हुए हैं। अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, राष्ट्र की भाषा हिंदी को अपनाते हुए अब वे अपने पैरों पर वे सभी नई पीढ़ी खड़ी हैं। पहाड़ों की घाटियों से लेकर शहरों की गलियों और घरों के बैठक खानों तक अब हम हिंदी को प्रेम से बोलते हैं। साथ ही आप सभी को ज्ञात है, बोडो समुदाय ने अपनी भाषा के लिए देवनागरी लिपि को चुना है और वे उसमें सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इसी तरह से अरुणाचल के बड़े समुदाय जिसे हम लोग तानी क्लैन कहते हैं, उसके समाज सेवियों ने अभी फिलहाल में निर्णय लिया है कि वे अपनी भाषा को देवनागरी में लिखेंगे। त्रिपुरा वासियों को थोड़ी सी कंफ्यूजन है, असमंजस्य है, पर उम्मीद है यह कंफ्यूजन, असमंजस्य बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे और हम अपने देश के साथ खड़े हो जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूं। हम्बाई। बहुत बहुत आभार प्रोफेसर मिलन रानी जमातिया जी का, उनकी संवेदनाओं, उनकी सोच और उनके विजन को लेकर। दिव्य सज्जनों, आप सब जानते हैं आचार्य विनोबा भावे की सत्प्रेरणा से सन 1975 में नागरी लिपि परिषद की स्थापना हुई थी और उद्देश्य था नागरी लिपि के प्रचार प्रसार को, उसकी उपयोगिता को जन जन तक पहुंचाया जाए, साथ ही जो बोलियां हैं, प्रादेशिक भाषाएं हैं, उनको एक सूत्र में पिरोने का भी काम हो। डॉक्टर बीपी फिलिप जी, अध्यक्ष नागरी लिपि परिषद नागालैंड, उनकी इस अवसर पर उपस्थिति है। आप नागालैंड सरकार में शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर बीपी फिलिप से कि वो आए और अपने उद्गार भी हमारे साथ साझा करें। डॉक्टर बीपी फिलिप। सभी को मेरा नमस्कार। और संचालक महोदय, इस महान कार्यक्रम के अध्यक्ष गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, इस राज्य के मुख्यमंत्री जी, पूर्व सांसदगण, सांसद, विद्वजन और सारे भारतवर्ष से आए हुए सारे मनीषियों को मैं एक बार फिर प्रणाम करता हूं।
संस्कृत में एक शब्द है सत्यवद, धर्मचर, साध्यान्वय, प्रमाद। यानी कि सत्य बोलो, जो सही शिक्षा है, सही ज्ञान है, उसे कभी भी प्रमाद न करो और धर्म का आचरण करो। यही बात मैं कहना चाहूंगा कि और भी एक शब्द है जो हम जानते हैं, शब्दो ब्रह्म, और अंग्रेजी मुंह से वर्ड इज गॉड इज वर्ड कहा जाता है। यही शब्द की जो ताकतें हैं, आज हम सबको यहां पर इकट्ठा करके रखा हुआ है, हमको सबको बुलाया है इसी शब्दों ने। और शब्द भाषा में प्रयोग किया जाता है और भाषा का वाहक लिपि होता है। इसीलिए मैं आज यहां पर दो चार शब्द कहने के लिए जिन्होंने मुझे आमंत्रण किया, उसका भी मैं आभार करना चाहता हूं राजस्व विभाग को। भाषा ऐसी चीज है, संवेदनशील है, अति आवश्यक है, और इसको अगर सही है उसको हमें मानना भी जरूरी है कभी कभी। जो हम सात समुद्र की जो भाषा है, जिसे हम अंग्रेजी कहते हैं, विश्व ने उसको सातवां सात किया है, हमने भी किया है। तो हमारे जो विरासत की भाषा जो हिंदी है, उसको क्यों ना हम आत्मसात करें। परंतु इसके लिए हमें कुछ काम करना होगा। कोई भी चीज सीखने के लिए उसका एक समय होता है। भाषा सीखने के लिए सबसे बेहतर समय है बचपन। बचपन में जब हम भाषा सीखते हैं तो बहुत सारे भाषाएं सीखते हैं। जो नागालैंड की स्थिति मैं बताना चाहूंगा, मैंने कहा अगर हिंदी सही तरह से नहीं पढ़ाया जाएगा तो हिंदी पढ़ाने बंद कर दो, हिंदी शिक्षक की नियुक्ति बंद कर दो। अरे आप ऐसा क्यों कैसे कहते हैं? मैंने कहा 5वीं से 8वीं तक आप हिंदी पढ़ाते हैं, बच्चे 5 और 6 तक हिंदी पढ़ के 7वीं जाते जाते बोर्ड एग्जाम नहीं है, वो हिंदी पढ़ने छोड़ देते हैं। इसका मतलब हिंदी पढ़ाने के लिए जो संसाधन हम खर्च कर रहे हैं वो बेकार जा रहा है। तो क्यों पढ़ाना है? तो मैंने हमारे हिंदी शिक्षकों, वहां के जनता से, वहां के मंत्रियों से, वहां के जो लेजिस्लेचर होते हैं उनसे, हम सब ने परामर्श करके इसे क्यों ना कक्षा 1 से हिंदी पढ़ाया जाए। तब बच्चे अच्छी तरह से हिंदी समझेंगे। और इसके लिए नए पुस्तकें तैयार करनी होगी नागालैंड के संदर्भों को मिलाकर। सचमुच नागालैंड के लोगों ने इसका स्वागत किया और हिंदी तरभाषी राज्य एक ही नागालैंड है जहां पर 1 से 8वीं तक की पढ़ाई हिंदी में होती है। मेरा कहना यह है, शब्द में ताकत है और हमें उस ताकत का सही इस्तेमाल करना चाहिए, ये मैं कहना चाहूंगा। समय कम है, इसीलिए भारत में मुख्य 122 भाषाएं हैं और 19,500 बोलियां हैं और 1,368 क्लासिफाइड भाषाएं हैं। जो 22 भाषा का तो मान्यता है, परंतु अभी डॉक्टर मिलन रानिया ने बता रही थी कि हम हमारे हिंदी तरभाषी
राज्यों में जितने भी बोलियां हैं, जितने भी भाषा हैं क्लासिफाइड, इनको नागरी लिपि वाहक बनाकर क्यों न आगे बढ़े। तो फिर ऑटोमेटिकली हिंदी अपने रास्ते पर आ जाएगी। ये मेरा मानना है, हमने अनुभव किया है। इसीलिए मैं अनुरोध करूंगा कि आज हमारे गृह मंत्री महोदय यहां पर हैं, राजभाषा विभाग यहां पर है, और तमाम हिंदी के चाहते यहां पर हैं। और मैं भारत के सारे 29 राज्य में जा चुका हूं, मगर मैंने कहीं नहीं देखा कि हिंदी का विरोध करते हुए, क्योंकि हम जहां जाते हैं हिंदी से काम चलाते हैं। मैं अनुरोध करूंगा अंत में कि राजभाषा हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए नागरी लिपि का आगे बढ़ाया जाए। संसार में नागरी लिपि जैसी वैज्ञानिक लिपि कोई नहीं है। मैं वादे के साथ कहता हूं, मैंने उसमें अनुसंधान किया हुआ है। विशेषकर हमारे ट्राइबल लोगों के ध्वनियों के लिए प्रयुक्त ध्वनियां है हिंदी में, नागरी लिपि में। और इसके लिए जितने भी संसाधन चाहिए, भारत सरकार, राज्य सरकार मिलकर इसको आगे बढ़ाया जाए। तो हम भारतीय, जब हम बाहर जाते हैं, हम भारतीय के नाम से जानते हैं, न कि कोई मुस्लिम के नाम से, न हिंदू के नाम से, न ईसाई के नाम से, न बुद्धिस्ट के नाम से, भारतीय के नाम से। और जब हम हिंदी प्रयोग करेंगे, हमारा सीना गर्व से ऊंचा हो जाएगा। इसीलिए मैं भारत सरकार से, राज्य सरकारों से मिलकर काम करें और भाषा प्रवर्धन के लिए, नागरी लिपि के लिए और हिंदी के लिए सरकारी निकाय केवल न होकर एक ऐसा आयोग तैयार किया जाए, 2/3 व्यक्ति हिंदी तरभाषी क्षेत्र से हो। ये सरकारी निकाय नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार काम करेगी तो फिर ही बोलेंगे विपक्षी पार्टी, इस पार्टी ने ये किया है, वो किया है, ऐसा सब करेंगे। इसीलिए स्वच्छ एक प्राइवेट एक निकाय हो, आयोग हो, और भारत में सभी भाषाओं के प्रवर्धन के लिए काम करे और हिंदी को आगे बढ़ाए और इसको राजभाषा हर राज्य में, एक एक सचिवालय में एक एक अनुवाद अधिकारी हो। और राजभाषा को शीर्ष राजभाषा, क्योंकि सभी राष्ट्र के भाषाएं सभी राष्ट्रभाषा हैं, मगर हिंदी को शीर्ष राष्ट्रभाषा बनाएं। और हम 150 करोड़ जो भारतीय हैं, अगर हम एक हो जाएंगे, दुनिया हमारे भारत को विकसित देश से होने से नहीं रोक सकता है। कभी कभी मुझे हमारे गृह मंत्री जी का जो मास्टर मैनेजमेंट उनको तो है, मगर कभी कभी उनका अंदाज बहुत अच्छा लगता है। एक दिन संसद में बोल रहे थे कि अरे भाई, ये संसद ने पास नहीं किया, कैसे नहीं मानेंगे? वैसा ही, अरे ये सब भारत के लिए है, आप कैसे नहीं मानेंगे? धन्यवाद। और एक आयोग बनाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ मेरा मंतव्य यही रखता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदी, भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार डॉक्टर बीपी फिलिप जी, अध्यक्ष नागरी लिपि परिषद नागालैंड, उनके उद्बोधन और उनकी संवेदनाओं के लिए। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री बंडी संजय कुमार जी से, वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय श्री बंडी संजय कुमार जी।
मंच पर आसीन माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह जी, माननीय सांसद राज्यसभा श्री राजू भट्टाचार्य जी, माननीय सांसद लोकसभा श्री विप्लव कुमार देव जी, माननीय सांसद श्रीमती महारानी कृति सिंह देव बड़ौदा जी, डॉक्टर बीपी फिलिप जी, अध्यक्ष नागरी लिपि परिषद नागालैंड, प्रोफेसर मिलन रानी जमातिया जी, अध्यक्ष हिंदी विभाग त्रिपुरा विश्वविद्यालय, श्रीमती अंशुली आर्या जी, सचिव राजभाषा विभाग, हिंदी के समर्पित अधिकारीगण, विद्वज्जन, देश भर से पधारे साहित्यकार, शोधकर्ता, पत्रकारगण एवं सभागार में उपस्थित सभी अतिथिगण को मेरा नमस्कार। त्रिपुरा की इस पावन और सांस्कृतिक रूप से समुद्र धरती पर आयोजित पूर्व, पूर्वोत्तर एवं उत्तरी क्षेत्रों के संयुक्त प्रांतीय राजभाषा सम्मेलन में उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। त्रिपुरा भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ अनेक संस्कृतियों, परंपराओं और भाषाओं का सुंदर संगम है। यहाँ की लोक संस्कृति, साहित्य और कला भारत की विविध और समृद्ध पहचान को जीवंत रूप में दर्शाती है। राजभाषा हिंदी ने सदा देश के सभी क्षेत्रों के एक सूत्र में जोड़ने का काम किया है। पूर्वोत्तर जैसे बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों में भी हिंदी बोलचाल और राष्ट्रीय एकता का प्रभावी सेतु बनकर स्थापित हुई है। यहाँ भिन्नता में एकता के भारतीय आदर्श को साकार करने का सशक्त माध्यम बनी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शासन की भाषा को सरल बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रयास है कि प्रशासन की भाषा आम लोगों के लिए समझने में आसान हो। सरकारी कामकाज में ऐसी भाषा का उपयोग बढ़ाया जा रहा है जो स्पष्ट और सहज हो। इसे आम नागरिक को सुविधा मिलती है। इसी दिशा में गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग निरंतर कार्य कर रहा है। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में हिंदी और भारतीय भाषाओं को नई दिशा मिली है। इन्हें प्रशासन, तकनीक और वैश्विक संवाद से जोड़ा जा रहा है। इससे राजभाषा कार्यान्वयन को नई गति मिली है। आज राजभाषा विभाग केवल औपचारिक विभाग नहीं है, बल्कि नवाचार और तकनीक सशक्तिकरण की दिशा में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। राजभाषा विभाग ने हिंदी शब्द सिंधु, भारतीय भाषा अनुवाद और भारतीय बहुभाषी अनुवाद सारथी जैसे आधुनिक उपकरण विकसित किए हैं। इनसे प्रशासन सरल, पारदर्शी और जनोन्मुख बन रहा है। उद्देश्य है कि भाषा बाधा नहीं बल्कि सेतु बने। मातृभाषा में प्राप्त ज्ञान अधिक गहरा और स्थायी होता है, साथ ही अन्य भाषाएं हमें वैश्विक मन से जोड़ती है। इसलिए सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान और समन्वय आवश्यक है। आज हिंदी विश्व मंच पर सशक्त रूप से उपस्थित है। शिक्षा, मीडिया, सिनेमा और डिजिटल माध्यमों ने इसकी पहुंच बढ़ाई है। देश और विदेशों में करोड़ों लोग हिंदी से जुड़े हैं। यह हमारी सांस्कृतिक शक्ति को दर्शाता है। त्रिपुरा जैसे राज्य में जहां अनेक भाषाएं और बोलियां स्वाभाविक रूप से सह अस्तित्व में है, वहां हिंदी का प्रयोग समावेशन, सहभागिता और संवाद को और सुदृढ़ करता है। हिंदी किसी भाषा का प्रतिस्थापन नहीं, बल्कि इस परस्पर समझ और सहयोग का माध्यम है। यह सभी भाषाओं के सम्मान और संरक्षण की भावना के साथ आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सम्मेलन में प्रस्तुत विचार विमर्श, अनुभव और सुझाव राजभाषा के क्रियान्वयन को नई ऊर्जा और नई दिशा प्रदान करेंगे। यह आयोजन
पूर्वोत्तर भारत में हिंदी के स्वाभाविक, सकारात्मक और रचनात्मक विस्तार को और अधिक सशक्त बनाएंगे। राजभाषा के इस सम्मेलन में आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक तेलुगु भाषी हूं और मुझे हिंदी सीखने की प्रेरणा आदरणीय गृह मंत्री महोदय से मिली है और मैं कार्यालय के सभी कामकाज हिंदी में आसानी से कर लेता हूं। इसके लिए मैं गृह मंत्री महोदय को हृदय से धन्यवाद देता हूं। अंत में मैं त्रिपुरा सरकार, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग तथा इस आयोजन से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इस सफल एवं सार्थक सम्मेलन के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी का पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय श्री बंडी संजय कुमार जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री महोदय का। देव सज्जनों, त्रिपुरा को हिडन जेम ऑफ नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर का छिपा हुआ हीरा या मणि इस रूप में जाना जाता रहा है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय के विजन, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर माणिक साहा जी के नेतृत्व में आज इस मणि की चमक, इसकी आभा जो है वो पूरी दुनिया के सामने उद्घाटित हो रहा है और इसके चहुमुखी विकास के रूप में ये उद्घाटित हो रहा है। आपकी करतल ध्वनि के साथ आइए निवेदन करें त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर माणिक साहा जी से उनके इस अवसर पर संबोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मंच पर उपस्थित और मंच के नीचे उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार और जतना खुलुमखा। आज मंच पे विराजमान मेरे श्रद्धेय गृह मंत्री जी माननीय श्री अमित भाई शाह जी, जिनके कारण मैं समझता हूं आज का ये जो यहाँ पर सम्मेलन है ये संभव हुआ है और उन्होंने ये त्रिपुरा को ही चुना है, अगरतला को चुना है कि यहाँ पर इस तरह जो राजभाषा का जो सम्मेलन होना चाहिए और उसका झलक हमने जो मेरा प्रीवियस जो स्पीकर ने बहुत सारे चीज बताया, इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं त्रिपुरा भाषा की तरफ से। मंच पर उपस्थित माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री बंडी संजय कुमार जी, इतना अच्छा लगा उन्होंने कहा कि मैं एक तेलुगु हूं लेकिन मैं आजकल इतना बढ़िया से हिंदी बोलता हूं और लिखता भी हूं और इससे मुझे लगता है हम लोगों को इंस्पिरेशन होना चाहिए और इस सम्मेलन में ये इनका ये बात जो है हम लोगों के सामने रखे हैं, हम भी इंस्पिरेशन हुए। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं त्रिपुरा भाषा की तरफ से। हमारे बीच उपस्थित है त्रिपुरा से जो राज्यसभा के माननीय सांसद श्री राजीव भट्टाचार्य जी, त्रिपुरा पश्चिम से लोकसभा के माननीय सांसद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा के श्री विप्लव कुमार देव जी, त्रिपुरा पूर्व से लोकसभा के माननीय सांसद श्रीमती महारानी कृति सिंह देबबर्मन जी, मंच पर उपस्थित है जिन्होंने यहाँ प्रारंभिक भाषण अपने रखे हैं और क्या कारण है और किस लिए हम लोग यहाँ पर यह सम्मेलन किए हैं, मैंने पूरा विस्तारित से हम लोग के सामने रखे हैं। राजभाषा विभाग के सचिव श्रीमती अंशुली आर्या जी, हमारे बीच उपस्थित है त्रिपुरा विद्यालय के हिंदी शिक्षाविद प्रोफेसर मिलन रणे जमातिया जी, उन्होंने भी बहुत ही खूबसूरत से हम लोग के यहाँ त्रिपुरा में आप सब जानते हैं स्क्रिप्ट को लेके बहुत हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया क्या होना चाहिए। मैं इसीलिए उनको बधाई देना चाहता हूँ। हमारे बीच उपस्थित है नागालैंड की नगरीय लिपि परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर बीपी फिलिप जी, उन्होंने भी नागालैंड में किस तरह हिंदी को और अच्छी तरह से
वहाँ पर प्रचलित हो, इसके लिए उन्होंने जो काम उन्होंने किया है वहाँ, इनके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। हमारे मंच के नीचे हमारे त्रिपुरा सरकार के माननीय मिनिस्टर्स, उसके बाद विधायक, विभिन्न मंत्रालय और विभागों और बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारीगण, राष्ट्रभाषा कार्यान्वयन से जुड़े अधिकारी, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के प्रतिनिधिगण और उपस्थित मीडिया बंधु, देवियों और सज्जनों, राज्य सरकार की ओर से आप सभी का त्रिपुरा के पावन धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं जब आज काली में दिल्ली से आया था, मैं प्लेन में मैंने देखा पूरा प्लेन भरा हुआ है और मैंने देखा सभी इस सम्मेलन में आने के लिए सब बुक किए हुए हैं और खबर मिला है त्रिपुरा में रूम ही नहीं है, सब होटल भरपूर है और मैं अकेले आदमी हूँ, शायद मेरे साथ जो 2-4 आदमी थे, तो बहुत ही अच्छा लगा। इतना बड़ा एक सम्मेलन त्रिपुरा में हुआ है और इसका श्रेय हमारे माननीय गृह मंत्री जी को जाता है और मैं इतना खुश हूँ कि ऐसा सम्मेलन राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा पूर्व, उत्तर पूर्व और उत्तर क्षेत्र से संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन आज अगरतला में हमारे जो ऑफिसर्स, यहाँ चीफ सेक्रेटरी से शुरू करके हमारे डीजी साहब से शुरू करके सभी ऑफिसर्स ने जिस तरह काम किया है और इसको ये भव्य ढंग से ये सम्मेलन हो, इन्होंने बहुत ही मेहनत किया। मैं इसलिए इन लोगों में धन्यवाद देना चाहता हूं। सरकारी विभागों और कार्यालय और बैंकों में हिंदी के उपयोग का बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में राजभाषा सम्मेलन का असाधारण महत्व है। आज यहाँ पर हम लोग देख चुके थे, यहाँ पर बैंक से शुरू करके बहुत लोगों को ये राजभाषा को सामने ले जाने के लिए उनको माननीय गृह मंत्री जी पुरस्कृत किए, हम भी किए और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस तरह पूरा देश में राजभाषा को लेके आगे बढ़ना चाहिए और मैं समझता हूं इसके लिए हम सब जानते हैं ये जानी पहचानी भाषा के उपयोग से सरकार और जनता के बीच जो मजबूत रिश्ता बनता है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस प्रयास में हिंदी की भूमिका हमेशा सशक्त रही है। मैं समझता हूं सरकारी योजना को सभी नागरिकों को प्रभावी ढंग से पहुंचाना जरूरी है ताकि सबको समान अवसर और सुविधा मिल सके। भारत विभिन्न भाषाओं का देश है। हिंदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की भाषा है और विविधता के एकजुट करती है। स्वाधीन स्थानीय भाषाओं के संरक्षण और राष्ट्रभाषा का हिंदी का प्रसार दोनों साथ साथ चले। ऐसा नहीं है खाली हिंदी भाषा चले, इसके साथ साथ चले स्थानीय भाषा जो लोकल लैंग्वेज है उसको भी साथ साथ चले। आज मैंने देखा कुछ हमारा विरोधी पार्टी कह रहा है हिंदी यहाँ पर मैंने जबरदस्ती हिंदी को यहाँ पर प्रचार के लिए कर रहे हैं। उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसा नहीं है, पहले आप सुनो समझो उसके बाद बात करो। ये हमारी सोच है, यही उत्तर पूर्व की भावना है कि राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार होना चाहिए और साथ ही साथ हमारा लोकल लैंग्वेज जो है उसको भी आगे बढ़े और यही हमारे देश का ताकत भी है। हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी हम आम लोगों के जुड़ी है और आम लोग भी हिंदी से गहराई से जुड़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय भाषा और संस्कृत के नवजागरण का सुनहरा दौर शुरू हुआ है। चाहे वो संयुक्त राष्ट्र का मंच हो, G20 शिखर सम्मेलन हो या संघाई सहयोग संगठन का भाषण हो, मोदी जी ने हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में बातचीत करके भारतीय भाषाओं का प्रतिष्ठा बढ़ाया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में हिंदी में ऐतिहासिक संबोधन देकर विश्व मंच पर हिंदी भाषा का मान बढ़ाया। उस वक्त हम लोग सोच रहे थे ये कैसे उन्होंने हिंदी भाषा से बात
उन्होंने वहां पर बात रखे हैं। और बाद में अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह हमेशा हर जगह जाके हिंदी में भाषण देते हैं, लगते है शुरुआत हमारे अटल जी ने शुरू किया था और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसको आगे बढ़ा रहा है। हिंदी भाषा का शब्दकोश बहुत समृद्ध है। ये जो एक भाव है और उसका भाव को व्यक्त करने के लिए सैकड़ों शब्द मौजूद है। हिंदी को संस्कृत की शब्द संपदा और नए शब्द बनाने के शक्ति विरासत में मिली है। ऐसा नहीं है काल हो गया परसों है, ये ट्रेडिशनली ये मिला है। देशी भाषाओं और अपनी बोलियों से भी शब्द लेने में वो कई झिझक नहीं रुकती। अंग्रेजी में मूल शब्द करीब 10,000 है, 10,000, जबकि आप सुनकर बहुत खुश होंगे, जबकि मूल शब्दों की संख्या हिंदी के 2.5 लाख से भी ज्यादा है। भाषा के उद्देश्य हम सब जानते हैं, लोगों को जोड़ना है, बांटना नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत के विभिन्न भाषाओं के विकास और अभ्यास के क्षेत्र में विशेष महत्व दिया गया है। मातृभाषा में पढ़ाने और सीखने की प्रक्रिया को विद्यालय और उच्च शिक्षा के हर स्तर पर शामिल करने की पहल की गई है। अधिक से अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों में मातृभाषा या स्थानीय भाषा के माध्यम से सभी निर्देश देने की सिफारिश की गई है इस 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। हमारे लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं सिर्फ बातचीत का जरिया ना हो, बल्कि तकनीक और विज्ञान, न्याय, शिक्षा और प्रशासन के मजबूत नींव बने। इस विविधता के बीच भी प्रशासनिक समन्वय, राज्य के बीच संपर्क और केंद्र के साथ निर्बाध संबंध बनाए रखने के लिए वैसी भाषा की जरूरत होती है जो सबको जोड़ सके। हिंदी भाषी कर्मचारियों के साथ साथ जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए भी हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल होती रही है। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि हिंदी के प्रसार में हमारी क्षेत्रीय भाषाओं का महत्व कम नहीं होता है। हमारे स्थानीय भाषा हमारी पहचान है, हमारी आत्मा है। आज त्रिपुरा में हिंदी भाषा के अभ्यास बढ़ा है। हिंदी बोलने वाले और हिंदी जानने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रहा है। त्रिपुरा विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में हिंदी विभाग के गतिविधियों ने हिंदी साहित्य का प्रोत्साहित किया है। भाषाई विविधता का बीच समन्वय का पुल बनाया है और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत किया है। आज इस सम्मेलन में माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी की उपस्थिति हमें प्रेरित करती है कि हम राष्ट्रभाषा के प्रयोग को और अधिक प्रभावी बनाए, प्रशिक्षण व्यवस्था के मजबूत करें और प्रशासन को नागरिकों के और करीब लाए। मुझे विश्वास है कि इस कार्यक्रम की विविध चर्चाएं हमें नई प्रेरणा और स्पष्ट दिशा निर्देश देंगी। माँ त्रिपुरेश्वरी की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत स्पिरिचुअल टूरिज्म, इको टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म संबंधित अनेक पर्यटन स्थल विकसित की गई है। मेरा आपसे यहाँ उपस्थित सभी को मैं आग्रह करता हूँ कि इन पर्यटन जो स्थल है आप अवश्य ही भ्रमण करें और संस्कृत जो सुख स्मृति लेकर आप यहाँ से जाइए। अंत में मैं फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय त्रिपुरा, माता त्रिपुरा सुंदरी। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रोफेसर डॉक्टर माणिक साहा जी का। दिव्य सज्जनों, भारत आज सांस्कृतिक और विशेष रूप से भाषाई पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है, जहां विरासत के साथ विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित हो रहे हैं। देश में भाषाई पुनर्जागरण और राजभाषा के साथ सभी भारतीय भाषाओं के प्रति समान स्वीकार्यता की सोच देने वाले माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की गरिमामयी उपस्थिति से हम सभी अभिभूत हैं
आइए आप सबके करतल ध्वनि के साथ निवेदन करें माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय से, श्री अमित शाह जी से, उनके उद्बोधन के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए। आज पूर्वोत्तर और उत्तरी क्षेत्र के क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित त्रिपुरा राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान माणिक शाह जी, गृह मंत्रालय में मेरे साथी मंत्री श्री बंडी संजय कुमार जी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा में मेरे साथी श्री विप्लव कुमार देव जी, श्री राजीव भट्टाचार्य, संसद सदस्य राज्यसभा, श्रीमती महारानी कृति सिंह देव बर्मन जी, सांसद लोकसभा, प्रोफेसर मिलन रानी जमातिया जी, अध्यक्ष हिंदी विभाग त्रिपुरा विश्वविद्यालय, डॉक्टर बीपी फिलिप जी, अध्यक्ष नागरी लिपि परिषद नागालैंड, श्रीमती अंशुली आर्या, सचिव राजभाषा विभाग और उपस्थित सभी राजभाषा प्रेमी, हिंदी प्रेमी भाइयों बहनों का स्वागत करता हूं। नमस्कार। सबसे पहले त्रिपुरा की इस महान भूमि पर आकर मैं मां त्रिपुरा सुंदरी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। त्रिपुरा सुंदरी का ये मंदिर न जाने कितने सालों से न केवल त्रिपुरा, न केवल नॉर्थ ईस्ट, देश भर के यात्रिकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। और मुझे आज इस सम्मेलन में कहने में कोई दिक्कत नहीं है, जब जब मेरे जीवन में संकट आया, मुझे लड़ने की प्रेरणा यही त्रिपुरा सुंदरी मंदिर ने दी है। मैं फिर से एक बार मां त्रिपुरा सुंदरी के चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, यहां पर ढेर सारे राजभाषा का महत्व समझने वाले उत्तरी क्षेत्र के, पूर्वोत्तर के और पूर्वी क्षेत्र के ढेर सारे महानुभाव वहां पर उपस्थित है। मैं आज इस सम्मेलन में श्री शिवाजी महाराज ने स्वराज का आंदोलन शुरू किया था, उस वक्त को याद करना चाहता हूं, जब पूरा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। किसी में हिम्मत नहीं थी मुगलों की ताकत को इसके सामने खड़ा होने। उस वक्त 16 वर्ष के एक युवा शिवाजी ने एक मंदिर में प्रतिज्ञा करी कि इस देश को मैं आजाद करूंगा, स्वराज की स्थापना करूंगा। जब आगे चलकर छत्रपति के रूप में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और हिंदवी स्वराज की स्थापना हुई, तब कई जगह पे उल्लेखित है शिवाजी महाराज और गाग भट्ट का संवाद कि स्वराज का मतलब क्या है। स्वराज का मतलब सिर्फ शासन नहीं है। स्वराज का मतलब होता है स्वभाषा, स्वराज और स्वधर्म, ये तीनों मिलकर स्वराज होता है।
और आज हमारे संविधान निर्माताओं ने शायद यहीं से प्रेरणा लेकर हिंदी को देश की राजभाषा बनाने का निर्णय किया होगा, जो आज हमें स्व की ओर वापिस ले जाने की एक बहुत बड़ी आंदोलन बनकर हमारे सामने हिंदी उभरी है। मित्रों, कई सालों तक हिंदी के लिए अपप्रचार किया कि हिंदी थोपी जा रही है। अरे भाई, थोपना क्या है? हिंदी और स्थानीय भाषाओं के बीच में कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो एक ही मां की दो बहनें हैं जो एक साथ पनपी, बढ़ी और आगे बढ़ी। हिंदी की कभी स्पर्धा बंगाली से नहीं हो सकती, गुजराती से नहीं होती, तमिल, तेलुगु, मलयाली से नहीं हो सकती। ये है हिंदी। और जब हिंदी को बढ़ावा मिलता है तो अपने आप ये सारी भाषाएं मजबूत होती है, सारी भाषाओं को ताकत मिलती। मगर मुझे आनंद है कि ये 10 साल में ये अपप्रचार ने बिल्कुल अपना स्थान देश में खो लिया है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश स्वभाषा सीखकर, स्वभाषा अपनाकर आगे बढ़ने का संकल्प लेकर आज मजबूती के साथ खड़ा है। यह भी अपप्रचार हुआ कि अपनी भाषाओं का बढ़ावा देंगे तो हम विकास से दूर हो जाएं, अनुसंधान से दूर हो जाएं, विश्व में अलग थलग पड़ जाएं। जो ये लोग कहते हैं उनको मैं पूछना चाहता हूं, जर्मनी हो या जापान, कोरिया हो या फ्रांस, रसिया हो या चीन, इस सभी भाषाओं में पढ़ाई लिखाई से लेकर रोजिंदे व्यवहार तक और अनुसंधान तक सारा ज्ञान अपनी अपनी भाषा में ही समाहित किया और अपनी भाषा में अपने देश को चलाया। और ये सारे देश विश्व के विकसित देशों की गिनती। कोई भी देश की अपनी भाषा उसको विकास से महरूम नहीं रख सकते, विकास से दूर नहीं ले जा सकते। जो भी देश अपनी भाषा में अपना व्यवहार करता है उसका विकास अधिक होता है। क्योंकि किसी भी बच्चे को अगर कोई भी चीज सरलता से समझानी है तो वो सरलता से समझाने का माध्यम उसकी मां की भाषा ही हो सकती है और कोई भाषा नहीं हो सकती। आप भी जब किसी और भाषा बोलते होंगे, अगर आप बंगाली बोलते हैं तो पहले आपका दिमाग बंगाली में अनुवाद करेगा, फिर इसका जवाब बंगाली में तैयार करेगा और फिर अन्य भाषा में भाषांतरित कर वो बोलेगा। अगर ये बात बच्चे को करनी पड़ती है तो इसकी सीखने की क्षमता 1/3 हो जाती। इसीलिए भारत सरकार ने तय किया है कि बच्चों की प्राथमिक शिक्षा अपनी भाषा में होगी, अपनी भाषा में ही बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी करें। आज अच्छा हुआ अंशुली जी ने डॉक्टर बीपी फिलिप को यहां पर बुलाया है। उन्होंने नागरी लिपि के महत्व को बहुत सुंदर तरीके से समझाया। विनोबा भावे जी ने अपना पूरा जीवन नागरी लिपि के प्रचार प्रसार में खर्च किया। आचार्य भावे ये भारतीय भाषाओं के बहुत बड़े समर्थक थे, बहुत बड़े प्रशंसक थे और बहुत आग्रह से भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार का काम करते। उन्होंने 2 कदम आगे जाकर सोचा कि इस देश में कई भाषाएं तो हैं जिनकी लिपि है, मगर कई सारी बोलियां भी है जिसकी लिपि नहीं है।
तो ये बोलियों को भी संभालना चाहिए, ये बोलियों को भी संग्रहित करना चाहिए। अगर ये बोलियों को संग्रहित करना है तो ये सारी बोलियों की एक लिपि बनानी पड़ेगी और वहीं से नागरी लिपि की संकल्पना आई। और मैं आज मोदी जी एआई का बहुत बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं, प्राकृतिक मेगा का। इसमें दुनिया भर के विद्वान आए हैं। डॉक्टर बीपी फिलिप ने कहा वो बात सही है कि नागरी लिपि कंप्यूटर फ्रेंडली लिपि है और सबसे ज्यादा वैज्ञानिक लिपि नागरी लिपि। संस्कृत हो, हिंदी हो, या आचार्य भावे ने जिसका आग्रह करा वो नागरी लिपि, ये सभी नागरी लिपि से जानी जाने वाली भाषाएं। और नागरी लिपि को हम सभी बोलियों के साथ जोड़ देते हैं तो हम हमारे देश की 2000 से ज्यादा बोलियों को संरक्षित करने का काम अपने आप कर देते हैं। वो बोलियां लुप्त नहीं होगी। ये सारी बोलियों को संरक्षित करना है तो हमें नागरी लिपि के आंदोलन को और मजबूत कर 2 कदम आगे ले जाने की जरूरत। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में सारी बोलियां नागरी लिपि को स्वीकार कर अपनी बोली को एक लंबा आयुष्य देने के लिए निश्चित रूप से तैयारी करेगी और वो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होगा। मित्रों, आज यहां पर ढेर सारे पुस्तकों का प्रकाशन किया गया और सबसे बड़ी बात है दृष्टिबाधितों को एआई संचालित चश्मे का वितरण किया गया। ये जो चश्मा दिया गया है वो हिंदी और बांग्ला में उनको सरलता से चश्मे के माध्यम से सब चीजें समझाएगा। ये चश्मा वॉइस बेस्ड कंट्रोल्ड, पर्यावरण वर्णन, टेक्स्ट रीडिंग और बहुभाषी अनुवाद का समर्थन करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे दृष्टिबाधित लोगों को, जिनको देखने की क्षमता कोई न कोई कारण से ईश्वर ने नहीं दी है, उनको पढ़ने का और विश्व को देखने की, समझने की एक बहुत बड़ी ताकत देगा। मित्रों, आज हम त्रिपुरा में बैठे हैं। त्रिपुरा अष्टलक्ष्मी समूह हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का एक राज्य है। 2014 के पहले पूरे नॉर्थ ईस्ट में अनेक हथियारी समूह हुआ करते। मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद एक के बाद एक 21 समझौते नॉर्थ ईस्ट को शांति प्रदान करने के लिए किए हैं और 11,000 युवा AK-47, AK-56 ऐसे हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हैं और आज नॉर्थ ईस्ट विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक जमाने में बंद, ब्लॉकेड, गोलियों की आवाज, बम के धमाके ये सुनाई पड़ते थे। आज यहां टूरिज्म बढ़ा है। आज पूरे उत्तर भारत की राजभाषा का सम्मेलन भी यहां हो रहा है और इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा नॉर्थ ईस्ट के अंदर आ रहा है। मैं मानता हूं कि इस 10 साल में 21 समझौते के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को विवाद की जगह विकास की भूमि बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका करी। मैं पूर्वोत्तर की भूमि पर हूं।
कई लोगों ने मुझे पूछा था कि भाई राजभाषा का सम्मेलन त्रिपुरा में क्यों करना है, नॉर्थ ईस्ट में क्यों करना है। मैं आज इस मंच के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि भारतीय भाषा और राजभाषा को मजबूत करने का कोई भी प्रयास, इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह कोई है तो हमारा नॉर्थ ईस्ट है। अकेले नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में 200 से ज्यादा भाषाएं और बोलियां बोली जाती। इतनी विविधता वाली भाषाई संपदा, समृद्धि शायद कोई देश में भी नहीं हो। हमारे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 200 से अधिक भाषाएं और बोलियां बोली जाती। 200 से अधिक जनजातीय समूह हैं। 160 जनजाति समूहों के क्लस्टर निवास करते हैं। 50 से ज्यादा यूनिक त्योहार हैं और पूरा देश जिसको स्वीकृत करता है, ऐसे 30 से अधिक पारंपरिक नृत्य शैलियां भी सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के अंदर। मैं तो जब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तब नॉर्थ ईस्ट का मेरा प्रवास हुआ, 21 दिन का प्रवास हुआ था। तब मुझे मालूम पड़ा कि संस्कृति का खजाना पूरे भारतवर्ष में कहीं पर है तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। इतना रिच कल्चर पूरे विश्व में कहीं नहीं। और जब भाषाओं को संरक्षण की और भाषाओं को संवर्धन की बात होती है, तब जहां रिच संस्कृति होती है वहीं समृद्ध भाषाएं होती। समृद्ध भाषाओं के बिना समृद्ध संस्कृति बन ही नहीं सकती। त्रिपुरा का भी उदाहरण देखिए। बांग्ला, कोकोबोरोक और हिंदी, तीनों भाषाएं यहां बहुत अच्छे तरीके से बोली जाती। अगर भाषाओं के नाम पर विखवाद करने वालों को भाषाओं का सह अस्तित्व समझना है तो उनको त्रिपुरा में आना चाहिए। त्रिपुरा में भाषा के कारण कभी विखवाद या विवाद नहीं हुआ। तीनों भाषाएं समांतर रूप से एक साथ पली बढ़ी, आगे भी बढ़ी और मुझे विश्वास है कि और आगे बढ़ी। राजभाषा सिर्फ संवाद की भाषा नहीं होनी चाहिए। नीति निर्माण मतलब पॉलिसी मेकिंग, राष्ट्र निर्माण, नेशन बिल्डिंग, ये दोनों में सबसे ज्यादा कोई योगदान दे सकता है तो राजभाषा और हमारी स्थानीय भाषाएं दे सकता है। और हम नॉर्थ ईस्ट के कई महानुभावों को जानते हैं जिन्होंने देश और दुनिया में हिंदी के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट का नाम रोशन किया, अपना खुद का नाम। डॉक्टर भूपेन हजारिका जी, महान संगीतकार, त्रिपुरा के ही सुपुत्र एस.डी. बर्मन जी, आर.डी. बर्मन जी, सिक्किम के डैनी डेंगजिप्पा, मेघालय में पैदा हुए जुबिन गर्ग, कई सारे लोगों ने हिंदी के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट से निकलकर हिंदी के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त की। उनके लिए हिंदी देश में जाने का एक मंच बना, राजभाषा देश भर में पहुंचने का एक माध्यम बनी। और यही बात हर राज्य को लागू होती है। अभी ये मुख्यमंत्री साहब हमारे एमओएस बंडी जी को अभिनंदन देते थे कि बंडी जी तेलुगु है
और राजभाषा सम्मेलन में हिंदी बोले। डॉक्टर साहब आप भी बांग्ला हो, त्रिपुरा के हो, मगर बहुत अच्छी हिंदी बोलते हो। और मैं भी गुजरात से आया हूं। गुजरात हिंदी भाषी राज्य नहीं है, मगर मैं मेरे जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता अगर मुझे राजभाषा आती न होती तो मैं देश के लोगों से संवाद कैसे करता। आज मैं महाराष्ट्र जाता हूं, पंजाब जाता हूं, बंगाल जाता हूं, त्रिपुरा जाता हूं, आसाम जाता हूं, देश भर में घूमता हूं। मुझे देश को लोगों के साथ बातचीत करने में कोई तकलीफ कहीं नहीं आती है। इसका कारण मुझे बचपन में राजभाषा पढ़ाई गई है और मैं राजभाषा पढ़ा हूं। मैं आज इस मंच से कई सारे ऐसे लोगों के नाम भी बोलना चाहता हूं जिन्होंने अपने जीवन में राजभाषा के प्रचार प्रसार और संरक्षण के लिए बहुत काम किया, मगर वो हिंदी भाषी क्षेत्र से नहीं थे। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों गुजराती थे। आचार्य केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस बांग्ला थे। लोकमान्य तिलक, आचार्य विनोबा भावे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये सभी मराठी थे। लाला लजपत राय पंजाबी थे। राजगोपालाचारी और सुब्रमण्यम भारती ये दोनों तमिल। परंतु ये सारे महानुभावों ने राजभाषा को देश की संपर्क भाषा के रूप में न केवल प्रचारित किया, इसका आग्रह भी किया, क्योंकि वो समझते थे कि इस देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें राजभाषा को बहुत आगे ले जाना पड़ेगा। मित्रों, आज मोदी जी के नेतृत्व में राजभाषा विभाग ने बहुभाषी अनुवाद सारथी, स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली कंठस्थ, हिंदी शब्द सिंधु, मैं हिंदी शब्द सिंधु पर कुछ जरूर कहना चाहता हूं। हिंदी शब्द सिंधु एक शब्दकोश बनाया गया है और हमने हिंदी भाषा को परिपूर्ण करने के लिए भारत की अलग अलग भाषाओं से 84,000 शब्दों को हिंदी शब्द सिंधु में हिंदी के शब्द के रूप में स्वीकार किया है और राजभाषा हिंदी को सभी भाषाओं के शब्दों से समृद्ध करने का काम किया है। हमने 13 खंड अब तक हिंदी के विकास के लिए राष्ट्रपति महोदय को समर्पित किए हैं और जमातिया जी ने यहां पर भावना व्यक्त करी कि सभी लोग नागरी लिपि को स्वीकार करें और नागरी लिपि में अपनी बोलियों को ढालने का प्रयास करें। त्रिपुरा में कुछ लोग अलग दिशा में भी मांग कर रहे हैं। मेरे सभी से विनंती है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की लगभग सभी स्थानीय भाषाएं, बोलियां नागरी लिपि को स्वीकार कर चुकी है। त्रिपुरा ने भी नागरी लिपि को स्वीकार करना चाहिए और आग्रह के साथ अपनी आइडेंटिटी को मजबूत करना। हम सभी नॉर्थ ईस्ट के जाति समूह आइडेंटिटी के लिए समर्पित है, अपनी पहचान के लिए समर्पित है। अपनी पहचान किसी विदेशी लिपि में कैसे हम संभाल कर रख सकते हैं? हमारी पहचान हमारे देश की लिपि में ही हम संभाल कर रख सकते हैं। और सभी ने इस विषय पर सहमति बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। लिपि और भाषा विवाद का मुद्दा नहीं होना चाहिए।
लिपि और भाषा विकास के लिए बनाए गए माध्यम। अंत में आज के सम्मेलन के माध्यम से मैं देश भर के अभिभावकों को एक अपील करना चाहता हूं कि आपका बच्चा किसी भी माध्यम की भाषा में पढ़ता हो, परंतु घर में बच्चे के साथ आपकी मातृभाषा में ही बात करिए और बच्चे को मातृभाषा सिखाइए। अगर बच्चा अपनी मातृभाषा से सीखने से वंचित रह जाएगा, वो आपके साहित्य से वंचित हो जाएगा, वो आपकी भाषा की कविताओं से वंचित रह जाएगा, आपके भाषा के सुभाषितों से वंचित रह जाएगा, आपके प्रदेश के इतिहास से वंचित रह जाएगा और अंततोगत्वा हमारी संस्कृति से भी कट ऑफ हो जाएगा। अगर हमारे बच्चों को हमने भारत के साथ, हमारे प्रदेशों के साथ, हमारे संस्कार के साथ, हमारी संस्कृति के साथ जोड़कर रखना है, तो सभी अभिभावकों को, माता पिताओं को मेरा आग्रह है कि घर में अपने बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा में ही संवाद करिए और बच्चे को अपनी भाषा जरूर सिखाइए, लिखना भी सिखाइए, पढ़ना भी सिखाइए, बोलना भी सिखाइए। जब ये प्रवाहित स्वरूप से अपनी भाषा सीखेगा, बोल पाएगा, इसके आत्मविश्वास में अनेक गुना वृद्धि होगी, अभिव्यक्ति की शक्ति उसकी अनेक गुना बढ़ जाएगी, विश्लेषण की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी, निर्णय लेने की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी और निर्णय को क्रियान्वयन करने के लिए आयोजन करने की क्षमता भी बढ़, क्योंकि ये सारे गुण भाषा से जुड़े हुए। तो हर अभिभावक ने अपने बच्चे को आग्रह से अपनी मातृभाषा, अपनी भाषा सिखानी चाहिए और उनके साथ उसी भाषा में बातचीत करनी चाहिए। भाइयों बहनों, मुझे बहुत आनंद है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर, विशेषकर नॉर्थ ईस्ट से और पूरे उत्तर और पूर्वी भारत से इतने सारे लोग आज हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं बंगाल के मैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री और त्रिपुरा सरकार का भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था कर यहाँ पर आपने राजभाषा के प्रचार प्रसार को गति देने का काम किया है। आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय का, उनके इस प्रेरक और भावपूर्ण संबोधन के लिए, उनकी गरिमामय उपस्थिति के लिए।